जय हिंद मेरे दोस्तों, आपको अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया सेशन लेकर आए हैं जिसमें कि क्लास 10th का NCERT बेस्ड पढ़ाएंगे, ना कि वो भारतीय भवन। NCERT बेस्ड में जितने भी टॉपिक और एग्ज़ाम में भी उठता है NCERT के बेस पर ही, उसी तरह NCERT के बेस से ही पढ़ाएंगे। और आज हम आपको बताएंगे कि आज का पहला NCERT का पहला चैप्टर है अध्याय 1 में कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी आपको भारतीय भवन में ये रसायन शास्त्र में ये दिया गया है चैप्टर, उस भाग में रखा गया है। तो और NCERT में कैसा होता है कि वो सारे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जो है वो सारे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों एक साथ ही रहता है। और इसमें जो NCERT में जितने क्वेश्चन रहते हैं वो हूबहू, यानी कि आपको हम बता देते हैं कि वो एग्ज़ाम में एग्जैक्टली आता है। तो ना ज़्यादा देर करते हुए क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए हम ये लेकर आए हैं। बोर्ड के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। तो मेरे बच्चों, अब आप लोग ज़्यादा देर न करें, देखिए क्या है कि जैसे आज का अध्याय फर्स्ट में क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले तो ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि ऐसे पदार्थ जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि वैसा परिवर्तन जिसमें कि नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि आप एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आप मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? जल, H2O। तो मेरे दोस्तों देखिए, तो यही हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे देखिए, ये सब का अलग अलग गुण है दोनों का। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों को मिला दिए हैं तो जल बन गया, यानी वाटर बन गया, तो नए गुण वाले बन गया। अब देखिए ऐसे, और उसके बाद है, पहले तो आप आगा समीकरण जानने से पहले ये जानिए कि अभिकारक क्या होता है। अभिकारक क्या है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले, यानी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है। जैसे हाइड्रोजन हिस्सा लिया था और ऑक्सीजन हिस्सा लिया था, तो अभिकारक ये दोनों क्या हो गया? अभिकारक। और इससे जो बना, यानी H2O जो बना, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया रासायनिक अभिक्रिया का उत्पादक, यानी जो इसमें निर्माण करता है, इसका निर्माण हो गया। और इसमें भाग कौन लिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर जल बनाया H2O। अब देखिए उदाहरण के तौर पर कि भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम, फीते का जलना और दही बनना। तो रासायनिक अभिक्रिया के ये सब इसका उदाहरण हो गया है। किसका? रासायनिक अभिक्रिया का। और रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण में क्या है कि अवस्था में परिवर्तन। देखिए मेरे दोस्तों, अवस्था में परिवर्तन होगा। अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रंग में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा और गैस का उत्सर्जन। यानी कि मेरे दोस्तों, जैसे जल और ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं तो H2O हाइड्रोजन बनता है। तो H2O बनने में क्या है कि उसके अवस्था में परिवर्तन। देखिए अवस्था में परिवर्तन हो गया। उसके बाद रंग में, तो इसका रंग अलग होता है, इसका रंग अलग होता है, तो इसमें क्या हो गया? इसका भी अलग। ताप में परिवर्तन भी हो गया, इसका ताप दोनों का अलग है और जल का ताप भी अलग है, और गैस का उत्सर्जन भी होता ही है। अब मेरे दोस्तों आगे क्या है कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो मेरे दोस्तों देखिए, ये है जो आपका शब्द समीकरण शब्द में लिखा गया है। पहले ये अभिकारक है और ये उत्पादक है। अभिकारक को LHS से डिनोट किया गया है और उत्पादक को RH से डिनोट किया गया। देखिए यहाँ पर क्या लिया है उदाहरण के लिए कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ जिंक सल्फेट बना और प्लस हाइड्रोजन,
तो इससे अभिक्रिया कराने पर जिंक सल्फेट, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया तो अभिक्रिया बन के क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इसी को रासायनिक समीकरण में कैसे लिखा गया है वो देखिए। जिंक को क्या हो गया, Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो यानी कि जिंक को Zn, जिंक का रासायनिक नाम Zn है और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। देखिए मेरे दोस्तों, हम इस पर जितना बताएंगे कि जिंक का आपको लिख लेना है, जैसे कि जिंक का हो गया आपको, जिंक का हो गया Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का हो गया H2SO4। प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा कि एक वीडियो है कि इसमें रासायनिक समीकरण में ये कैसे पहचाना जाता है, वो भी दिया है। तो अगर आपको अगर सीखना हो तो वो आप जाकर सीख सकते हैं, अगर अन्यथा ऐसी बात नहीं है तो आप याद भी रख सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे है H2SO4 और हाइड्रोजन को क्या कहते हैं H, और उसके बाद H2, और जिंक सल्फेट को क्या कहते हैं ZnSO4। तो जिंक का रासायनिक नाम जिंक सल्फेट का ZnSO4। देखिए मेरे दोस्तों, अब आगे क्या है कि जैसे देखिए आपको रासायनिक समीकरण में दिया गया है, जिंक को और H2SO4 को अगर हम समीकरण यानी कि अभिक्रिया कराते हैं तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो ये तो समझ गए आप याद रखने के लिए। अब देखिए अगला क्या है कि रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है कि यह एक रासायनिक समीकरण को निरूपित किया, रासायनिक अभिक्रिया जो है रासायनिक समीकरण को निरूपित किया जाता है। और समीकरण, रासायनिक समीकरण उसको कहते हैं जो तत्वों के प्रतीक और अभिकारक उत्पादकों को रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था में लिखा जाता है। समझ गए दोस्तों आप, ये और ये आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो रासायनिक समीकरण को निरूपित किया जाता है। आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव में क्या हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है और रासायनिक समीकरण में तत्वों का प्रतीक और अभिकारक उत्पादक और रासायनिक सूत्र को भौतिक अवस्था में लिखा जाता है। अब देखिए मेरे दोस्तों अगला क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति में, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया जब आप लिखते हैं तो रासायनिक क्या लिखने में ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर से ऊपर या नीचे की ओर किया जाता है। जैसे कि आप देखिएगा कि ताप के लिए ऊपर दिया जाएगा, दाब के लिए नीचे दिया जाएगा, उत्प्रेरक के लिए ऊपर तीर का निशान लगाया जाता है। ये आपको याद रखना है जब आपको कभी भी अगर रासायनिक वैसा समीकरण मिले तो इसीलिए। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करता है, देखिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। यही संतुलन का मुख्य कारण क्या है कि इसमें द्रव्यमान जो है उसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। और रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और पश्चात उत्प्रेरक का तत्व के परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। देखिए H2O नहीं मेरे दोस्तों, देखिए अब आपको बताते हैं हाइड्रोजन प्लस O2 H2O। इसमें देखिए एक और इसका 2 अणु, 3, इसका 2 अणु, इसका 1 अणु, 3। यानी देखिए आपको इसमें परमाणु संख्या सबके बराबर नज़र आ रहे हैं। देखिए अब अगला है कि चरणबद्ध को ही इंग्लिश में हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे होता है कि चरण फर्स्ट में क्या होगा कि समीकरण को लिखकर और उसके सूत्रों के 4 बॉक्स में सूत्र को लिखिएगा। जैसे यहाँ पर सूत्र लिखा है FeH2O। तो FeH2O को जब मिलाएंगे तो Fe2O3 और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। तो बॉक्स में लिखिए पहले कुछ परिवर्तन, जैसे कि देखिए यहाँ, और दूसरा में क्या है, चरण दूसरा में क्या करिएगा उसको अलग अलग पहले लिखिएगा उसको, और उसके बाद अभिकारक को परमाणु संख्या और उत्पादक के परमाणु संख्या को लिखिएगा।
इसका Fe का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, और इसका कितना है, और उत्पादक में क्या है कि 3, Fe का 3 और इसका 2 और इसका 4। और तीसरे चरण में क्या कह रहा है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक और उत्पादक को साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। जैसे देखिए, आप अनुमानित तौर से गुणांक उसके साइड में गुना करिएगा कि वो पूर रहा है या नहीं। जैसे देखिए, Fe इसको 4 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 4 है, ये 2 है, तो 4 दूना 8, यहाँ 3 है, तो यहाँ Fe में 3 से करेंगे और यहाँ यानी कि वो 4 पुर गया, और इसमें कितना से कर देंगे, यानी 4 दूना 8, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। जैसे कि देखिए, आपको आगे दर्शाया है कि फिर इससे 3 से करेंगे तो Fe3 हो गया, यानी पुर गया, और O4, तो O4 यहाँ पर आया ही है। यहाँ पर जब गुना करने के बाद फिर यहाँ से 400, तो देखिए कि सभी तत्वों का परमाणु समान हो गया कि नहीं, सभी तत्वों का परमाणु समान हो गया कि नहीं। जैसे आपको यहाँ लेकर हम दिखा रहे हैं आपको, रुकिए 1 मिनट, Fe3 प्लस H8O4 Fe3O4 H8। देखिए, सभी का परमाणु संख्या समान है, दोनों कारक और उत्पादक का दोनों, तो इसी तरह संतुलित किया जाता है। और पांचवा चरण क्या है कि अभिकारक और उत्पादकों को भौतिक अवस्था में लिखना है। जैसे देखिए, भौतिक अवस्था मतलब कि S, अगर जो ठोस होगा उसको S से ऐसे डिनोट करेंगे, और जो द्रव्यमान होगा उसको I से, गैस होगा G से, और जलीय होगा तो उसको AQ से, यानी लिक्विड होगा जो जलीय। तो जैसे कि देखिए, Fe ठोस है, S से सूचित किया गया, और H2O गैस है, गैस से सूचित किया गया। FeO3 है, ये ठोस है, और H2 गैस है, ऐसे सूचित आप कर सकते हैं। और अगला फिर चरण, यानी कि आपको हम ये नियम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? नियम। और कुछ आवश्यक परिस्थिति, जैसे कि ताप, दाब और उत्प्रेरक को तीर द्वारा लिखा जाता है। ये तो आपको पहले ही बताए थे कि तीर से ऐसे डिनोट किया जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखिए। रासायनिक अभिक्रिया तो पहले, और उसके प्रकार है, वो पहला प्रकार है कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादक बनाता है। जैसे कि कोई है A + B, इसको अभिक्रिया कराएंगे तो C होगा। एकल, दो, जैसे 2 किसी अभिकारक को मिलाने पर एक उत्पादक बनता है। जैसे कि आपको हम बताते हैं, 1 मिनट, H, तो ये कौन बनाएगा, H2O, ये एकल बना दिया। C प्लस, ये आपका सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया, ये भी गैस हो गया। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बनता है, CO2। उसी तरह यहाँ पर देखिए, कोयले का दहन को, आपको देखिए एक और महत्वपूर्ण हम बात यहाँ पर देखिए दिखा गया है, और एक महत्वपूर्ण बात भी है कि कोयले का दहन का अगर सूत्र आपको लिखने बोलेगा तो CO2 लिख दीजिएगा। C से कार्बन और O2 ऑक्सीजन का संयोग से कोयले का दहन बनता है। जल का निर्माण 2H2 और O2 2H2O, ये लिक्विड हो गया। क्या हो गया, लिक्विड द्रव। अब देखिए, CaO और H2O लिक्विड, और इसको मिलाने पर बुझा हुआ चूना CaOH2 CaOH2, यानी हम आपको जितना भी अभी लिखा है आपको अलग पेज में लिखकर और इसको याद रखना होगा। बुझा हुआ चूना को, बिना बुझा हुआ चूना को ऐसे होता है, बिना बुझा हुआ चूना ये है,
और बुझा हुआ चूना ये है। अब अगला है ऊष्माक्षेपीय। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जैसे देखिए प्राकृतिक गैस का जब दहन होता है तो प्राकृतिक गैस का CH4 पहले और O2 का अभिक्रिया करने पर CO2 होता है और 2H2 गैस, और इसमें ऊष्मा बाहर निकलता है। उसी तरह श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जैसे कि C6H12O6 को अगर 6O2 गैस के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो 6CO2 और 6H2O और इसके साथ ऊष्मा निकलेगा। आपको ये याद रखने वाली बात है। और अगला है कि वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एकल टूटकर दो भाग में बढ़ जाता है। जैसे कोई A अभिकारक है वो टूटकर दो भाग में उत्पादक देगा। जैसे देखिए ऊष्मा वियोजन। ऊष्मा वियोजन में क्या होता है कि ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। ऊष्मा वियोजन उदाहरण के साथ आप देख सकते हैं कि Fe 2FeSO4 यह एक फेरिक सल्फेट है। हम क्या बताएं आपको, जितने भी हम लिखाए हैं आपको एक अलग पेज में इसका रासायनिक सूत्र लिख लीजिएगा। 2FeSO4 ये किसका हो गया, फेरक सल्फेट। तो इसको ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा देने के बाद ये दो से अधिक भागों में ये टूट जाता है। तो फेरिक सल्फेट ऑक्साइड को क्या लिखेंगे, Fe2O3 और SO2, और ये SO3 भूरा लाल रंग का है। ये भूरा लाल रंग और ये हरा रंग का होता है। इसी तरह चूना पत्थर में भी वो अलग में बट जाता है। अगला है कि वैद्युत वियोजन में क्या होता है कि विद्युत द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा उसको प्रभावित करने के बाद वियोजन होता है। जैसे कि आप देखिए कि 2H2 में विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए ये ऑक्सीजन की नली है, ये जो है ऑक्सीजन की नली है और ये हाइड्रोजन की नली है। ये एक प्लास्टिक का मग है। इसमें देखिए कि यहाँ पे पानी दिया गया और बीच में ग्रेफाइट है। ये ग्रेफाइट प्रखनली है और बीच में ग्रेफाइट है। ये एनोड है और ये कैथोड है। देखिए ये स्विच है। जब आप 6 वोल्ट का बैटरी अब या किसी भी वोल्ट का बैटरी जब एक साथ तार जोड़ा जाता है तो इसमें ये पानी का बुलबुला है वो अलग हो जाता है। जब आप इस पर डालिएगा तो वो अलग अलग ग्रेफाइट का रोड है ये। अब देखिए प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की स्थिति में होने वाला वियोजन। सूर्य के प्रकाश की स्थिति में क्या क्या होता है, जैसे देखिए AgCl को प्रकाश में अगर इसको अभिक्रिया कराने पर तो 2Ag अलग हो जाएगा और Cl क्लोराइड Cl2 अलग हो जाएगा। उसी तरह AgBr जो है ब्रोमोनियम वो दोनों अलग अलग हो जाएगा। यही अभिक्रिया है कि प्रकाशीय वियोजन। और इसका अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, यानी कोई भी फोटोग्राफी होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए अगला है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे अभिक्रिया अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा और प्रकाश या विद्युत को ऊष्माशोषी में क्या होता है, शोषी में क्या होता है कि जैसे कि अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या अन्य विद्युत या स्रोत का आवश्यकता पड़ता है, उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। और विस्थापन में क्या होता है कि देखिए विस्थापन में यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है। जैसे ये देखिए लोहा और CuSO4 जो है वो दूसरे में यानी कम क्रियाशील तत्व उसके यौगिक में विस्थापित कर जाता है, तो ये कम क्रियाशील है तो वो इसमें विस्थापित हो जाता है। जैसे देखिए ये स्टेन है, ये कॉपर सल्फेट का और ये लोहे का कील है और धागा यहाँ प्रखनली है, तो ये जो है वो कॉपर सल्फेट वो इस पर जाकर बैठ जाएगा। लोहे का कील सल्फेट परत जम गई देखिए।
और CuSO4 को नीले विलियम का रंग FeSO4 का निर्माण करता है। तो देखिए, जब Zn को CuSO4 से करते हैं तो ZnSO4Cu बनता है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसीलिए वो इस पर आकर बैठ गया। और द्वि विस्थापन में क्या होता है कि जैसे उत्पादकों का निर्माण दो यौगिक के आयनों के बीच आदान प्रदान। तो जैसे देखिए Na2SO4 और BaCl2 और 2NaCl। तो सोडियम सल्फेट और बेरिक क्लोराइड को बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड में अगर मिलाते हैं तो क्या होता है, देखिए बेरिक सल्फेट BaSO4। हम आपको बार बार कर रहे हैं कि ये आपको एक अलग पेज में लिख लेना है याद रखने के लिए। और सफ़ेद अविलय प्रक्षेपण निर्माण होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेप, यानी कि जैसे देखिए सफ़ेद अविलय अवक्षेप, यानी ये सफ़ेद बोरिक सल्फेट जो है वो अलग हो गया, ये अलग निर्माण हो गया, इसी को अभिक्रिया को अवक्षेप अभिक्रिया भी कहते हैं। तो द्विविभाजन अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया भी कहते हैं, अवक्षेप अभिक्रिया। अब यहाँ से अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।